नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज जैसा सीजल जो एग्जाम होगा 21 और 22 सितंबर को, उसका आज हम मॉडल सेट लेकर आए जो साइंस का है। इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे और आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में आपको कितना आता था और नहीं आता था, तो क्या जानने की जरूरत है और क्या सुधारने की जरूरत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या खास है। और किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाइएगा और ज्वाइन करके वहां से आप पा सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, चलिए। और आज का पहला सवाल आपके सामने है ये कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है। जैसे कि माँ होती है और उसके बच्चे होते हैं के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है। भाई, कौन सा हार्मोन? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ना हार्मोन, ये उसको प्रेरित करता है। ठीक है, जो उसका चुम्बन का करता है ऑक्सीटोसिन जो होता है। यहाँ आगे बात करते हैं क्या होता है। देखिए, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं। पहले स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों में यह पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके कारण क्या होता है कि माँ और बच्चे के बीच गले लगना चूमना की शिशु का देखभाल होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है। सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र है में विद्यमान अप्रभावी जीन से निष्पीडन से उत्पन्न होता है। कौन सा? अमावत, तंत्रिता, आघात, पेशी दुष्पोषण या प्रमस्तिष्क रक्तस्राव। तो किसके कारण यह निष्पीडन से उत्पन्न होता है? तो ये जो है ना, पेशी दुष्पोषण से होता है। किससे होता है? पेशी दुष्पोषण से होता है। आप लोग को बताइएगा कि कितना लास्ट में, कितना क्वेश्चन में कितना सही हो, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर सवाल आएंगे। ठीक है, और कुछ भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, पेशी दुष्पोषण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि पेशी दुष्पोषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर डायस्ट्रोफी, एक्स गुणसूत्र जो होता है, एक्स क्रोमोसोम जो होता है, से संलग्न एक आनुवांशिक रोग है। क्या होता है? उससे संलग्न एक आनुवांशिक रोग है जो इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीडन से यह उत्पन्न होता है। किसके होता है? जिसके यह गुणसूत्र मौजूद होते हैं, अप्रभावी जीन के निष्पीडन से यह उत्पन्न होता है। ध्यातव्य है कि यह रोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये जैसा रोग है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं है पूछा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा? आपको लग रहा है कैल्शियम। इससे इससे तो नहीं है पूछा, सो पूछा है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है मजबूती के लिए या निर्माण के लिए? तो इसमें जो आप सुन रहे आयोडीन जो होता है ना, ये अलग चीज हो जाता है। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन जो होता है वो दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक होता है। यहाँ नहीं पूछा था तो आपका आंसर जो हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक है और इनकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारियां हो जाती है। जबकि आयोडीन जो है ये थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। आयोडीन की क्या होता है? आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि जो होता है उसके नियंत्रण में यह उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, सवाल है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ग्लूटीन है, ग्लोबुलिन है, ग्लाइसिन है, लाइसिन है। बताइए, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ जो है वो आपका पता है कौन सा है? ये है ग्लूटीन। ये क्या होता है आप बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गेहूं को रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त आने कहने का मतलब है कठोर। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? ग्लूटीन नामक जो है प्रोटीन। ग्लूटीन एक प्रकार क्या है? प्रोटीन की मात्रा जो अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा जो होता है वो कम होता है। सवाल में क्या पूछा था कि वो क्या है? रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला कौन है? ग्लूटीन। दो प्रकार का होता है, मुलायम होता है, एक कठोर होता है। ठीक है, चलिए
कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्य प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, या रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, ये पता है किसको करता है? ये करता है आपका रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। किसको ये प्रभावित करता है? जैसे कि रक्त जो होता है ना, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को यह प्रभावित करता है। जो रक्त हमारा ऑक्सीजन तो ले जाता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है, ये रक्त जो है ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या करता है? ये प्रभावित करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्यक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। इससे क्या होती है? रक्त की जो है ऑक्सीजन परिवहन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला अगला सवाल कि प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? दिन में, रात में, दिन या रात दोनों में, या दिन में अथवा रात्रि में, या केवल दिन में? तो प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं पता है कब होता है? दिन में अथवा रात्रि में होता है। कब होता है? दिन में अथवा रात्रि में। ठीक है, दोनों में से एक में हो जाएगा पक्का क्या? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या होती है। क्या होता है? विद्युत प्रकाश में भी पौधे की प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, फेरोमोन्स पाए जाते हैं। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं, सांपों में पाए जाते हैं, पक्षियों में पाए जाते हैं, या चमगादड़ों में पाए जाते हैं? तो फेरोमोन्स ना जो है ना, ये पाए जाते हैं आपका कीट में। कहाँ पाया जाता है? कीटों में। ये क्या होते हैं फेरोमोन्स? देखिए, फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, एक्सक्रीशन किया जाता है, या विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। यह क्या करते हैं? यह है जो विपरीत लिंगी जो होता है इसका कीटों का, वो आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। सवाल है कि जो लोहा प्राप्त किया जाता है वह किससे प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनोजाइट या हेमेटाइट? बताइए। ये जो है लोहा जो प्राप्त किया जाता है, ये पता है ऑप्शन में आपको जो डी दिख रहा है ना, हेमेटाइट, इससे प्राप्त किया जाता है आपको क्या? लोहा। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि हेमेटाइट लोहा से लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनोजाइट रेत से थोरियम। मोनोजाइट से क्या प्राप्त होता है? आपका थोरियम प्राप्त होता है। और पिच ब्लेड से जो होता है यूरेनियम प्राप्त होता है। याद रखें, मोनोजाइट रेत से क्या प्राप्त होता है? आपका थोरियम, और पिच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? लगभग बराबर होता है। किसके किसके बीच में? बताइए। इसका द्रव्यमान लगभग जो होता है ना, वो है कि हीलियम के एक परमाणु नाभिक के, क्या होता है? हीलियम जो होता है, हीलियम के एक परमाणु नाभिक के जो होता है, ये अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, जिसका द्रव्यमान लगभग जो होता है वो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के या बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इसका हीलियम के जो होता है एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, चलिए। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। क्या होती है? 4 गुनी होती है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं।
सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी क्रिस्टल जिसको बोलते हैं नहीं है, क्रिस्टल नहीं है। तो रवा यानी क्रिस्टल नहीं है, बताइए। तो हीरा तो क्रिस्टल है ही, क्वार्ट्जर भी ग्रेफाइट देखते हैं ना, जो ग्रेफाइट आप लगाते हैं देखते हैं, उसमें से तो क्रिस्टल पाया था, किसी में बड़ा क्रिस्टल, किसी, हाँ ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे चट्टान वगैरह, तो ये अगर मैग्मा जो होता है ना, ये अंदर ही रह जाता है तो इसमें क्रिस्टल बनता है, तो बड़ा क्रिस्टल बनता है। अगर ऊपर निकल के जो क्रिस्टल बनता है छोटा बनता है, क्योंकि ऊपर जो आने से बाद ये वायु के संपर्क में आने से यह जल्दी ठंडा हो जाता है, इस कारण जल्दी मतलब छोटा छोटा रवा बनता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है, एक गंधक इसका नहीं है। देखिए क्या है ये, कि नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, बर्फ, ग्रेफाइट इत्यादि क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, जबकि गंधक जो है ना, ये क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आते हैं, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? निर्धारण संबंधित कौन सा है? लाल सेवाल, भूरा सेवाल, हरा सेवाल, नीला हरा सेवाल। तो जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण से संबंधित आपका नील हरित सेवाल और नीला हरा सेवाल आपका संबंधित है। एक क्या है चीज है, देखिए, नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, या एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित करने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। ये क्या करता है? नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं। जैसे कि जौ हो के अंकुरित बीजों से बने जो किण्वन जो होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? बियर बोलते हैं, वाइन बोलते हैं, या वोडका बोलते हैं, या रम बोलते हैं। तो जौ के से जो बनता है ना भाई साहब, ये उसको बोलते हैं बियर। वन बोतल डाउन, सुने सुने ना, ये इसका बनता है, ये बियर बनता है आपके जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से। ठीक है, चलिए, अधिकतर बियर जो बार्ले जो उसको जौ को क्या बोलते हैं? बार्ले बोलते हैं, कि किण्वन से बनती है, इसलिए हर भारतीय उपमहाद्वीप में इस जौ की शराब या ऑक्जो के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए, सिरका का रासायनिक नाम है। सिरका का आप लोग बहुत दिन से पढ़ते होंगे, इसका तो सही आंसर देना ही होगा। ठीक है, तो सिरका का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। चलिए, सिरका का निर्माण जो है फलों के शर्करा युक्त रस के किण्वन के फलस्वरूप होता है। फर्मेंटेशन के फलस्वरूप होता है। सिर शर्करा युक्त जो रस है किण्वन के फलस्वरूप होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। सिरका जो होता है वो क्या होता है? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में क्या होता है? 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? जो जेली बनता है ना, तो कौन सा फल जो है उस सर्वाधिक उपयुक्त है जेली बनाने के लिए? तो जेली बनाने के लिए अमरूद जो है ना, अमरूद, ये सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा? जेली बनाने के लिए। क्यों भाई साहब? देखिए कि पपीते में पपाया नामक तत्व पाया जाता है जो जेलेटिन से सेट नहीं होने देता, अतः जेली बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ फल नहीं है। कौन? पपीता। किस कारण से? कि जो जेलेटिन सेट नहीं होता, ध्यान देता है, इसके कारण। आम और केथे में पेक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में क्या होता है ना, अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है। अतः अमरूद जो है वो जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। सोचिए, अब लोग
मतलब आप लोग अमरूद को वैल्यू नहीं देते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ काम आता है। ठीक है, चलिए। हाँ, सवाल है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? जो मछली मर जाती है, देखते होंगे बहुत बदबू आता है, दुर्गंध आता है, वो किन यौगिकों के कारण होता है? बताइए। तो ये जो है ना, ये अमीनो यौगिक के कारण या दुर्गंध देती रहती है। किसके कारण? अमीनो यौगिक के कारण। देखिए यहाँ पर ट्राई ट्राईमेथिल मेथिल एमीन ट्राईमेथिलेमीन एक तृतीयक एमीन है जो संरचनात्मक रूप से अमीनो यौगिक है, जिसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मेथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। और मृत मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध जो है इन्हीं यौगिकों की उपस्थिति के कारण होती है। क्या होती है? इन्हीं मछलियों के निकलने वाली जो दुर्गंध है इन्हीं यौगिकों से होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति के संवेदनशील यानी सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? जैसे कि ये आप है, ठीक है, इस आपका हाथ था, ये आपका तराजू पर खड़ा कर दिया। तो अगर तराजू पर खड़ा है तो वह गहरी सांस जो है सांस लिए अंदर, तो तराजू की जो रीडिंग है मतलब क्या दिखाएगा? घटना घटेगा, बढ़ेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। बताइए क्या होगा? तो ये जो अगर सांस ये अंतर खींचेगा ना, तो इसकी जो है तराजू का जो रीडिंग है जो उस पर दिखाता है 1 किलो 2 किलो 3 किलो, उसमें क्या है? ये बढ़ेगा। याद रखिएगा कैसे बढ़ेगा, देखिए। व्यक्ति के गहरी सांस लेने इनहेल में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजन होती है। 1 लीटर जो वायु होता है ना, उसका वजन जो होता है 1.225 ग्राम वजन होती है। अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन जो है 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि एक व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। हालांकि क्या होगा? व्यक्ति का जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगा, वो कमी हो जाएगी। सवाल है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में इसमें किस में होता है? एक जो पिंड होता है ना, उसका अधिकतम भार किस में होता है? वायु, जल, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन में? बताइए। तो एक पिंड का अधिकतम जो भार होता है वो होता है आपका कहाँ? हाइड्रोजन। किसमें? हाइड्रोजन में यह होता है। ठीक है, एक क्या होता है देखिए। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। इसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है। एक करता है गुरुत्व बल पर और दूसरा करता है पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। दिए गए विकल्पों में जो है वो हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा। अतः पिंड का जो भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। अगर जो पिंड का भार है वो हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। ठीक है, चलिए। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है। जैसे हमें जो है वो हरी घास का रंग जो है हरा दिखाई देता है, लेकिन जो बैल वगैरह जो होते हैं ना उसको हरा हरा नहीं दिखता है। याद रखिएगा आप लोग, इस चीज को जान लीजिए अगर पहली बार जान रहे होंगे तो। ठीक है, क्योंकि हमें हरा घास हरा रंग दिखाई देता है क्योंकि क्या पता है क्या होता है? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। ये क्या करती है? ये हरे रंग के जो प्रकाश है हमारी जो आंखें हैं, ये आंखें है, में आंखें इसके बाद परिवर्तित करते हैं, इससे आके फिर दिखती है। इसी कारण क्या हमको हरा दिखाई देता है। ठीक है, जिसको ये सब हरा दिख रहा है आपको, फूल पत्ती लगाए हैं उसको कोना कोना में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाला प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। जैसे कि लाल जो होता है और बैंगनी, नीला, हरा, नारंगी ये प्रकाश को अवशोषित करते हैं, तथा हरे रंग जो है वो प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं। इसी से पत्तियां हमें हरे दिखाई देती है। ठीक है, चलिए। जब किसी झील की तली से उठकर
वायु बुलबुला ऊपर सतह तक जा आएगा तो उसका आकार क्या होगा? जैसे कि ये झील है, इसके अंदर से क्या है, बुलबुला तली से उठा, तो वो वायु बुलबुला के ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, या चपटा होकर तस्त्री नुमा हो जाएगा। तो क्या होगा पता है? ये ऊपर उठेगा ना ऐसे करके, तो ये बढ़ जाएगा। कैसे भाई साहब? देखिए आगे। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब जो है घटने लगता है। अच्छा बात है, क्योंकि इधर तो दाब ज्यादा हो जाएगा ना, अगर ऊपर की तरफ आएगा तो दाब घट जाएगा तो उसको फूलने का मौका मिल जाएगा। जिसके कारण क्या है, वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। पुष्चल तारे की पूंछ दिशा सदैव होती है। पुष्चल जो तारे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, या इसमें फिजिक्स थोड़ा सा कनेक्शन है कि पुष्चल तारे जो पूंछ की दिशा है सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर, दूर की ओर, सूर्य की ओर, उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिण पूर्व की ओर। लास्ट क्या होता है? पुष्चल तारे की पूंछ की दिशा सदैव जो है वो सूर्य से दूर की ओर होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सौरमंडल छोर पर विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। जो छोटे छोटे नहीं होते हैं पिंड या धूमकेतु, ये क्या कहलाते हैं? या जो पुच्छल तारे कहलाते हैं। ऐसे यह गैस एवं धूल की संग्रह है। ये क्या है? यह गैस एवं धूल की संग्रह है। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। इसका जो पूंछ है, इसको जो बोलते हैं, वो सूर्य से हमेशा दूर दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई है। अगर कितना आपका स्कोर हुआ, 20 में कितना आया, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास जो है वो रेगुलर वे में चलने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपका समय भी कम है, आपके पास टाइम भी कम है, इसीलिए कम समय में ज्यादा तैयारी करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।